everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारा एसपी का नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, जहां हमने अपना मेन टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में आने के फुल चांसेस है, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट के बारे में हमने इन डिटेल सारी चीजें कवर कर ली थी। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर, इन दिस लेक्चर वी विल रीड कि आपके कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होते हैं एंड 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। ये दोनों टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। नाउ सी, मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल पढ़ाया था, तो उधर मैंने बोला था कि कभी कभार कंपनी जो है उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो सारा जो भी पेमेंट शेयर होल्डर से लेना है या तो वो इन हैंड एडवांस में ही मंगवा लेती है, मतलब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली, या तो दूसरा उनके पास ऑप्शन होता है कि इंस्टॉलमेंट के थ्रू मंगवाना। मतलब कि जैसे जैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट आएगा फंड के रिलेटेड, वैसे वैसे कंपनी जो है वो डिमांड करेगी और उसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू कंपनी जो है वो कॉल करेगी, और उसी का नाम दिया हुआ है कॉल्स ऑन शेयर्स। सो अगर ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपना पेमेंट मंगवाती है, तो हम ईच इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, कॉल्स बोलते हैं। तो देखो क्या होता है एक्चुअली, देखो कंपनी जो है, कंपनी के पास एक रिक्वायरमेंट था, हमने देखा था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में। अगर मैं आपको वो पॉइंट ही दिखा दूं, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर में हमारा एप्लीकेशन मनी, अगर आपको याद होगा, तो मैंने बोला था जब भी कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है और जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेशन के टाइम पे 5% मिनिमम फेस वैल्यू का मंगवाना ही चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए या रिकॉलिंग के लिए मैं आपको बता रही हूं कि आपको याद रहे। एंड जो अदर कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उनको 25% ऑफ फेस वैल्यू का मिनिमम लिमिटेशन था। तो देखो होता क्या है, जब भी कंपनी पैसे मंगवाती है तो कैसे मंगवाती है, एक तो एप्लीकेशन के टाइम पे जब आप कंपनी के शेयर्स को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम कौन सा होता है, जब कंपनी ने अलॉटमेंट किया होता है, ठीक है। तो सेकेंड जब फंड मांगा जाता है, तो वो किस टाइम पे मांगा जाता है, अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा जाता है। और जो सारे अदर जो भी रिमेनिंग पैसा है ऑन कॉल्स या ऑन फेस वैल्यू, जो भी रिमेनिंग पैसा है वो कॉल्स के थ्रू मंगवाया जाता है। देखो ये भी एक इंस्टॉलमेंट है, ये भी एक इंस्टॉलमेंट है, ये भी एक इंस्टॉलमेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक ऑप्शन कंपनी के पास रहता है कि पूरा का पूरा पैसा जो है एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगवा लेना, फिर तो कॉल्स ऑन शेयर का कोई झंझट ही नहीं। ठीक है, फिर अलॉटमेंट का भी, अलॉटमेंट के टाइम पे भी वो पैसा तो पहले ही मंगवा लिए, तो अलॉटमेंट के टाइम पे भी कोई विषय नहीं पैसा मंगवाने का। लेकिन कॉल्स ऑन शेयर्स कब आता है सीन में, जब कंपनी बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रही है, जैसे कि थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे, थोड़ा अलॉटमेंट पे, एंड बाकी सारे जितने भी कॉल्स के थ्रू मंगवाने हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट में मंगवाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक शेयर जो है ₹100 का है, ठीक है, और मैंने कंपनी से 200 शेयर्स खरीदे, तो कंपनी बोलेगी आपके हर एक शेयर्स पे 20 रुपीज आप एप्लीकेशन के टाइम पे कर दो, 30 रुपीज आप अलॉटमेंट के टाइम पे कर दो, फिर फर्स्ट कॉल में आप ₹10 पे कर दो, और सेकंड कॉल में आप ₹40 पे कर दो। तो ये एक ऑप्शन होता है कि वेरियस कॉल्स के थ्रू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड वेरियस कॉल्स के थ्रू वो पैसा जब भी रिक्वायर्ड होता है, वो पैसा कॉल्स एंड शेयर्स के थ्रू मंगवा सकती है। तो वही पॉइंट हम इधर पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कंपनी में state that the issue price of share is to be paid in installment and when the company demand for it। मतलब जो भी इशू प्राइस होगा, इशू प्राइस क्या होता है, हमने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में देखा था 3 प्राइस होते हैं, इशू प्राइस, मार्केट प्राइस एंड फेस वैल्यू। तो कंपनी कभी भी जब भी अपने शेयर होल्डर को देती है, तो वो फेस वैल्यू से ज्यादा का प्राइस रखती है, बिकॉज उसका कुछ गुडविल है, मतलब थोड़ा सा अगर उनकी ऐसा कैपेबिलिटी है कि फेस वैल्यू से ज्यादा वो प्राइस ले सकते हैं शेयर होल्डर से, तो वो
फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस रख के उतना वो डिमांड करते हैं। जैसे फेस वैल्यू कंपनी का ₹1 से लेके ₹10 तक हो सकता है, बट अगर मैं इशू प्राइस 150 रखना चाहूं तो कहना है यस, अगर उतना शेयर होल्डर देने को रेडी हैं तो आप अपना इशू प्राइस कितना भी रख सकते हो। किसी किसी कंपनी का 2000 5000 ईच शेयर की वैल्यू होती है, तो रख सकते हैं क्या? यस, कंपनी में उतनी कैपेबिलिटी है, कंपनी उतनी वेल स्टैब्लिश है, फाइनेंशियली साउंड है, तो कंपनी कितना भी अपना इशू प्राइस रख सकती है। मतलब कंपनी एट विच शेयर्स इज बीइंग ऑफर्ड टू शेयर होल्डर, ठीक है। So when the company demand the shareholder to pay part or full amount of the balance unpaid on shares, it is called call on shares। तो जब भी कंपनी पार्ट में मंगवाती है और बाकी का पैसा वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू मंगवाती है, तो उसी इंस्टॉलमेंट को हम कॉल्स ऑन शेयर्स बोलते हैं। तो बिसाइड एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को छोड़ के जो भी बैलेंस पैसा है वो कॉल्स के थ्रू मंगवाया जाता है। अनपेड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स इज अ लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। यस, ऑफ कोर्स ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि जो भी अनपेड पैसा रहता है, जैसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मैंने ₹50 पे कर दिया, अभी अनपेड कितना है? बाकी का ₹50, बैलेंस ₹50, तो वो लाइबिलिटी किसकी मानी जाएगी? ईच शेयर होल्डर जिसने भी शेयर्स खरीदा है। द अनपेड, यस, if the shareholder fails to pay the calls, company can forfeit the shares। अभी ये जो टॉपिक है forfeit the shares कि अगर शेयर होल्डर ने क्या नहीं पे किया, अपनी लाइबिलिटी नहीं पे की, तो कंपनी के पास एक पावर होता है forfeiting ऑफ शेयर्स। अब वो forfeiture ऑफ शेयर्स क्या होता है वो हम 3.7 टॉपिक नंबर में तुरंत इस टॉपिक के बाद देख लेंगे। ओके, नाउ अभी ये कॉल्स मंगवाने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सीधा सीधा ये पावर होता है कि किस वक्त आपको कितने रुपए का कॉल्स मंगवाना है। ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं बोर्ड मीटिंग में, एंड सेक्रेटरी को ऑथराइज कर देते हैं कि लेटर नोटिस दिया जाए उनको, और उनको रिक्वेस्ट किया जाए कि एज सुन एज पॉसिबल वो अपना कॉल मनी पे कर दे। और वो जो नोटिस रहना चाहिए मिनिमम 14 डेज का नोटिस रहना चाहिए। कहने का मतलब है अगर बोर्ड मीटिंग आज हुई है ना, आज के तारीख में हुई है, तो उनको एटलीस्ट 14 दिन का तो मुहूर्त, 14 दिन की तो लिमिटेशन देनी चाहिए। मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, 14 डेज का टाइम देना चाहिए उनको पेमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने आज डिमांड कर दिया आपका कल पेमेंट आ जाना चाहिए, नहीं। कंपनी लॉ के हिसाब से है कि मिनिमम 14 डेज नोटिस तो होना चाहिए टू पे दी कॉल मनी। ऐसा आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमने 10 दिन का नोटिस दिया, 11वें दिन में हम आपके जो शेयर है फोरफिट कर लेंगे। ये नाइंसाफी है शेयर होल्डर के साथ। आपको मिनिमम कितने दिन का मुहूर्त देना पड़ेगा? 14 डे का उनको टाइम तो देना पड़ेगा। नो कॉल कैन बी मेड मोर देन, देखो अभी ना जैसे एप्लीकेशन मनी आपको मिनिमम स्पेसिफाई करता है, कॉल्स ऑन शेयर्स मैक्सिमम स्पेसिफाई करता है कि हर एक कॉल कितने का होना चाहिए, नॉट मोर देन 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखो मतलब हर एक कॉल जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है। नाउ सबसे पहली बात तो ये है कि आपने फेस वैल्यू पढ़ा है, इशू प्राइस पढ़ा है और मार्केट वैल्यू पढ़ा है। तो नॉमिनल वैल्यू क्या होता है शेयर्स का, तो मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए इधर बता दूं कि नॉर्मली फेस वैल्यू और जो नॉमिनल वैल्यू होता है वो वन एंड सेम होता है। मतलब नॉमिनल वैल्यू को ही फेस वैल्यू बोला जाता है या फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। बट इधर जिस वे में उन्होंने बोला हुआ है कि 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से हम मंगवा नहीं सकते, तो ये नॉमिनल वैल्यू याद रखना, इट इज इनका एज पर कंपनी लॉ नॉमिनल वैल्यू मतलब एक और वैल्यू होता है विच इज रिलेट टू रियल मार्केट वैल्यू। मतलब जो अपने मार्केट में प्राइस है उसकी तरफ से वो रिलेट कर रहे हैं, उसकी तरह वो रिलेट कर रहे हैं। तो नॉमिनल वैल्यू जो भी रहेगी, आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे अपनी कंपनी की नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो भी रहेगी, इसका फॉर्मूला जो है मैं आपको बता देती हूँ। पेड अप शेयर, टोटल पेड अप शेयर्स पे जो भी अमाउंट आएगा
आपको डिवाइड करना है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ऐसा कुछ फॉर्मूला है, इतना आप डीप में जाओगे तो आप कुछ सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे हो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में ही समझा के दे रही हूँ कि नॉमिनल वैल्यू इज समथिंग जो मार्केट में अपनी रियल मार्केट प्राइस होती है, वो जो भी आएगा उसके 25% के ऊपर हमारा कॉल का अमाउंट जो है वो नहीं जाना चाहिए। अगर मैं इमेजिन करूं हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है वो 150 है, तो इसका जो भी 25% आएगा उसके ऊपर हमारी कॉल नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उससे कम कॉल होगा तो चलेगा, बट उससे ज्यादा कॉल का अमाउंट नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि जब भी हम कॉल्स मंगवाते हैं, ठीक है, जब भी हम अपने पैसे मंगवाते हैं, कंपनी जो है शेयर होल्डर से पैसे मंगवाते हैं, उन दोनों कॉल के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहला कॉल जो है आज मंगवाया और एकदम से आप 15 दिन के बाद दूसरा कॉल मंगवा रहे हो। यार शेयर होल्डर की भी कुछ पे करने की क्षमता होती है, उनके भी कुछ इमरजेंसी होते हैं, और आप इतने सारा पैसे इतना छोटा छोटा गैप में मंगवा रहे हो तो वो कहां से पे कर पाएंगे। इसीलिए कंपनी लॉ ने एक क्राइटेरिया ही रख दिया है कि आपको 2 कॉल के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का तो जो गैप है वो देना ही पड़ेगा। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोसीजर है, जो आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। आई थिंक सो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया। कॉल्स ऑन शेयर्स क्या है, एक इजी टॉपिक है, इतना कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ओके, सो आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के लेक्चर 2 तरीकों से चलते हैं। एक जैसा आप मुझे अभी देख रहे हो यूट्यूब पे, और दूसरा जो भी बहुत मस्त तरीका है कि आप हमारे साथ प्रीमियम ऑनलाइन बैचेस के थ्रू जुड़ते हो, जहां पे आपको ये दिए गए टीचर्स आपको बहुत ही एनर्जेटिक तरीकों से बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देने का ट्राई करते हैं। और इधर जो लेक्चर्स होते हैं वो डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं, जीमीट पे लिए जाते हैं, एकदम फेस टू फेस की तरह फीलिंग आती है। और अगर बाई चांस आपका कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है तो आपका बैकअप फैसिलिटी हमारे खुद के एप्लीकेशन पे दिया जाता है। तो ये सारे प्रीमियम बैच के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो स्क्रीन पे देख रहे हो, और एचजीसीए आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना 4 फीचर ऑफ शेयर। सो 4 फीचर ऑफ शेयर हमें क्या बोलता है, जहां पे अगर किसी शेयर होल्डर को कॉल्स मंगवाए गए, पैसा मंगवाया गया, लेकिन उस शेयर होल्डर ने क्या बोला, मैंने अगर आपसे वो पैसा कंपनी ने मांगा बट आपने उसको उस टाइम लिमिट में या जो भी एक्सटेंशन आपको टाइम लिमिट मिला आपने उसमें कंपनी को पैसा ही पे नहीं किया, तो क्या हो जाता है। अभी कंपनी करे तो क्या करे, अभी वो आपके बैंक अकाउंट या आपके घर में लूट मार तो नहीं कर सकती। अब उनके पास ऑप्शन एक ही बचता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एक ही ऑप्शन बचता है कि जो भी आपके शेयर है कंपनी के पास उसको सीज कर लिया जाए, उसको फोरफिट कर लिया जाए। मतलब कि कंपनी बोलती है कि हमने ये शेयर्स का जो कंट्रोल है वो अपने पास रख लिया है, अब आप इसको ना ही बेच सकते हो और ना ही उसके ओनर हो। मतलब वो सीधा सीधा आपसे आपके शेयर्स छीन लिया है, ऐसे समझना। इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स ऑन शेयर्स विद इन सर्टन पीरियड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ऑथराइज्ड बाय द AOA can forfeit, that is can take away the ownership of member। मतलब आपसे आपके ही चीज को छीन लिया गया है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बाय कंपनी, आप बोल सकते हो, क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी थी वो आपने कंप्लीट नहीं की। जैसे आपने सुना होगा कि बैंक से अगर आप लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, और आप उस पे का EMI नहीं पे करते हो तो बैंक क्या करती है, आपके घर जो है वो जब्त कर देती है, मतलब आपके घर में ताला लगा देती है। या कार लोन लिया हो तो आपने EMI नहीं पे किया तो वो जो कार है वो खरीद के मतलब आपके घर से उठा के वो किसी और को बेच के अपनी जो लाइबिलिटी है, जो भी उनकी जो आपकी लाइबिलिटी थी वो फुलफिल कर दिया जाता है आपकी गाड़ी को बेच करके। क्योंकि वो अपना लॉस क्यों करेगी, वो क्यों इतना वेट करेगी कि आप पे करोगे। तो ऐसा ही सेम चीज रहता है कि आपने अगर अपने
चीजों पे किया, जो लाइबिलिटी था, जो आपने प्रॉमिस किया था, वो आपने कंपनी को नहीं पे किया, तो उनका जो ओनरशिप है वो आपसे छीन लिया जाता है और उसी को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिट। ये याद रखना कि कभी भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि आपने सारे पैसे पे कर दिए कंपनी को, सारी लाइबिलिटी कंप्लीट की, तब भी फॉरफिट किया क्योंकि आपकी कंपनी की कुछ तो लड़ाई हो गई, कुछ तो भी नोकझोंक हो गया। नहीं, उस केस में कंपनी के पास कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है कि कंपनी आपके शेयर्स का ओनरशिप ले ले, किसी भी केस में नहीं है। बट अगर हाँ आपने अपनी लाइबिलिटी नहीं पे की, मतलब आपने कॉल्स जो आपके ड्यू थे वो आपने पे नहीं किए, तो कंपनी उसका ओनरशिप जरूर ले सकती है। ठीक है, आगे क्या है, बोर्ड जो भी फॉरफिट करता है वो किसकी भलाई के लिए करता है, कंपनी के भलाई के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। और कंपनी फॉरफिट करने से पहले उसने क्या देना चाहिए, कंपनी को नोटिस देना चाहिए। मतलब घर पे एक क्या पहुंचेगा, नोटिस, कि आप जल्द से जल्द अपने जो शेयर्स की लाइबिलिटी है वो पे कर दीजिए, वरना हम आपके शेयर्स क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। ऐसा नोटिस जाना चाहिए। और वो कितने दिन पहले जाना चाहिए, फॉरफिट करने से पहले एटलीस्ट मिनिमम 14 डेज पहले तो जाना ही चाहिए। मतलब आप लेटर देने के बाद 14 डेज के बाद ही फॉरफिट का प्रोसीजर कर सकते हो, नॉट बिफोर देन। ओके, एंड आप उनको रिक्वेस्ट करोगे ये लेटर देके, ये नोटिस देके कि प्लीज पे एज सून एज पॉसिबल। और कभी कभार क्या होता है कि ड्यू जो अमाउंट है इतना लेट हो जाता है कि कंपनी स्टिल आपको ऑप्शन देती है कि वो अमाउंट के साथ जितना भी हमारा इंटरेस्ट बनता है आपसे लेना, वो भी आप पे कर दोगे, तब भी हम आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नहीं करेंगे। तो जो भी आपका अमाउंट पेंडिंग है वो उसका नोटिस दो, प्लस जो भी इंटरेस्ट पेंडिंग है उसका आप 14 डेज मिनिमम आप उनको नोटिस देना चाहिए। अभी नेक्स्ट पैरा में एक बात बोली है कि अब कंपनी के पास जब ओनरशिप आ जाती है आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उस शेयर्स का कंपनी क्या करती है, तो उस शेयर्स का कंपनी क्या करती है, री इश्यू कर देती है उस फॉरफिटेड शेयर्स को जो अब कंपनी को बिलोंग करता था। ठीक है, अब री इश्यू ऑफ फॉरफिचर शेयर्स इज नॉट सेम एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो, जब हमारा शेयर्स अलॉटमेंट हुआ था तो उसका जो प्रोसीजर, उसके जो रूल्स, उसके जो मेथड रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, कंपनी मतलब पैसा लेने का। अब ये क्या हुआ है, ये छीने हुए शेयर्स है। छीने मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो वाले शेयर्स जो है कंपनी के पास आए हुए शेयर्स है। तो अब कंपनी इसको क्या करती है, दूसरे शेयर होल्डर जिसको लेने हैं फॉरफिटेड शेयर, जिसको ये शेयर्स लेने हैं, तो उसको वो शेयर्स क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब री इशू कर देती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब जो छीने हुए शेयर्स है किसी और शेयर होल्डर को वो दे दिए जाएंगे ताकि कंपनी अपना क्या करे, अपना जो खर्चा पानी है वो निकाल सके। जैसे नॉर्मल बैंक क्या करती है, हमारा जब घर जब्त करती है, जब अगर हमने उस पे ईएमआई नहीं पे कर रखा है, तो वही शेयर्स वही घर जो जब्त किया हुआ है, हमारा घर जो जब्त किया हुआ है, या हमारा कार जो कंपनी के पास गया हुआ है, बैंक के पास गया हुआ है, वो बैंक किसी और को बेच देती है ताकि उसकी जो लाइबिलिटी है, जो आपने नहीं पे की थी, आपकी जो लाइबिलिटी है वो फुलफिल हो सके। यही किया जाता है। और क्या किया जाता है, मतलब आपसे पैसे नहीं मिले तो एटलीस्ट किसी और से पैसे मिल जाएंगे हमको, तो हम अपना जो आगे का काम है वो कर पाएंगे, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो जाएगा। तो वैसे ही फॉरफिटेड शेयर्स में जो कंपनी का नुकसान हुआ है, जो अनपेड शेयर वैल्यू था, वो किसी और से कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, और इफ कंपनी गेट मोर देन कॉल्स ऑन विच वॉज ड्यू द एक्सेस अमाउंट वॉज पेड टू अ मेंबर। देखो अभी क्या होता है, जैसे आपका कार जब्त हुआ, ठीक है, आपने कंपनी को आपने बैंक को ईएमआई नहीं पे किया था और टोटल अमाउंट 4 लाख देना बाकी था बैंक को। अब नहीं दिया तो वो कार क्या हो जाएगा, बैंक उठा के लेके जाएगी, बैंक अब इसको बेच देगी किसी और को। अब ये 5 लाख फॉर एग्जाम्पल बैंक को बेचने पे 5 लाख इस कार पे मिले इन एक्सेस, मतलब आपकी लाइबिलिटी कितनी थी, 4 लाख, मतलब आपको पेमेंट करना था 4 लाख का, बट आप नहीं पे कर पाए तो कार
बैंक के पास गई और बैंक ने उसे किसी और को बेच डाला, बट उधर से बैंक ने कितना कमाया, 5 लाख कमाया, मतलब 1 लाख एक्सेस कमा लिया। अब ये 1 लाख का क्या होगा, ये 1 लाख जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है, जो भी एक्सेस अमाउंट होता है, वो दे दिया जाता है पुराने वाले ओनर को। ठीक है, मतलब कि हमको पे कर दिया जाएगा वो जो भी एक्सेस रिकवर हुआ है। तो वैसे ही अगर फोरफीचर में भी वैसा ही हुआ हो कि हमारी लाइबिलिटी जितनी थी उससे ज्यादा रिकवर हुआ है दूसरे ओनर से जिसको उन्होंने बेचा है हमारे वाले शेयर्स, तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो पे कर दिया जाएगा ओल्ड वाले मेंबर, ओल्ड वाले शेयर ओनर को। द बोर्ड कैन कैंसल द फोरफीचर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडेड द मेंबर रिक्वेस्ट द बोर्ड बिफोर इट इज री इशूड। देखो कभी कभार क्या होता है कि जो कंपनी है वो फोरफीट कर लेती है, मतलब उन्होंने छीन लिया आपके ओनरशिप, आपके हाथ से वो ओनरशिप छीन लिया गया है, लेकिन आप बोलते हो रुको रुको उसको री इशू मत करो बिकॉज हमारे पास पैसा आने वाला है 2-4 दिन में और हम आपकी जो लाइबिलिटी है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सारे दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए अगर वो ऐसा सोचता है कि यस यार उसकी प्रॉब्लम थी, वो नहीं पे कर पाया, उसकी जेन्युइन कोई प्रॉब्लम थी क्योंकि उसके घर में कोई डेथ हो गया था, उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो इन सम केसेस वो सारी चीजें को अगर जेन्युइन लगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो वो मद्देनजर रख के वो जो री इशू का डिसीजन है वो रोक सकते हैं। बट ये भी बात है कि वंस वो शेयर री इशू हो गए तो आप ये भी रिक्वेस्ट नहीं प्लेस कर सकते कि मेरे शेयर्स मुझे वापस दे दो। एक बार री इशू हो गया मतलब एक बार वो सेकंड ओनर को चला गया तो सेकंड ओनर से हम शेयर्स लेके आपको वापस नहीं दे सकते। जब तक वो फोरफिटेड है और अभी तक वो रीइश्यू नहीं हुआ है तब तक ही आप ऐसा बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हो, तब कुछ किया जा सकता है। ओके, नाउ अभी उन्होंने जो सेकंड बात इधर दी है, उन्होंने बोला है कि क्या क्या इफेक्ट होता है फोरफीचर, फोरफीचर के कारण आपके ओनरशिप पे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है, आपके मेंबरशिप पे, आपके लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। यस, देखो सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, सेसेशन मतलब आपका जो मेंबरशिप है उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन कंपनी ने आपके हाथ से शेयर्स लिया, मतलब आप अब उस दिन से, जिस दिन से फोरफिट हुए हैं शेयर्स, उस दिन से आप कंपनी के ओनर या कंपनी के मेंबर नहीं कहलाओगे। देखो, ऑन फोरफीचर द मेंबर ceases to be member of the company and loses all membership right. The member's name is removed from register of member. सिंपल सी बात है, आपने अपनी लाइबिलिटी मतलब कार की जो लाइबिलिटी थी मैंने पे ऑफ नहीं की बैंक को, तो बैंक ने मेरे हाथ से वो कार मतलब मेरे हाथ से वो ओनरशिप ले ली और किसी और को वो बेच देगी। वैसे ही मैंने जब शेयर्स भी एक प्रॉपर्टी है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो मेरे हाथ से मेरे शेयर्स ले लेगी और मेरा जो भी राइट है कंपनी पे वो उस दिन से खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा जो ओनरशिप राइट है कंपनी के ऊपर, मेंबरशिप राइट था, वो उस दिन से खत्म हो जाएगा और मेरा नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वो नाम रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरा क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मेरी जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन देखो खत्म कब होती है, जब कंपनी फोरफिट करती है। आई एम स्टिल लाइबल। मैंने अभी बोला था कि अगर कंपनी ने आपके हाथ से शेयर छीन लिए हैं तो जब तक वो री इशू नहीं करती है आप बोर्ड को बोल सकते हो थांबा मैं पे कर दूंगा 2 दिन का मोहलत दो, तो तब तक आप लाइबल हो और तब तक आप रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो और तब तक आपकी लाइबिलिटी जारी रहती है। बट जैसे ही कंपनी उस शेयर्स को री इशू कर देती है तो आपकी लाइबिलिटी भी खत्म और कुछ भी नहीं हो सकता है उस पे। देखो, अ मेंबर इज लाइबल फॉर अनपेड कॉल इवन आफ्टर द फोरफीचर ऑफ शेयर। आप लाइबल रहते हो उस दिन से आगे भी जब फोरफीचर ऑफ शेयर्स हुआ है, लेकिन जैसे ही री इशू हो जाएगा अब आपकी लाइबिलिटी भी खत्म और आपका ओनरशिप भी पूरी तरह से गया और आप अब किसी भी मायने में
उस कंपनी के कोई नहीं लगते हो, मतलब कंपनी बोलेगी तू कौन मैं कौन, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स तक, जब तक उनके कंपनी के हाथ में शेयर्स थे तब तक वो सुन रही थी आपका कि पे कर दो कर दो कर दो, लेकिन एक बार रीइश्यू हो गया, अब कंपनी के हाथ में भी वो शेयर्स नहीं है, वो किसी और के हाथ में शेयर्स जा चुके हैं, इसीलिए अब कंपनी भी आपका कुछ सुन नहीं सकती है। ओके, नाउ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में क्या बोला हुआ है? लिक्विडेशन मतलब क्या होता है? कंपनी जब क्लोज होती है। सो इफ कंपनी गोज ऑन लिक्विडेशन, मतलब आपका फॉर एग्जांपल आज फोरफीट हुआ है शेयर्स, ठीक है, क्या तारीख है? मेरे कैलेंडर में आज 7 जुलाई, मतलब धोनी जी का बर्थडे है ना। किसका था? धोनी जी का बर्थडे आज। विश सब कोई मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, तो आई होप आप जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से कई लोगों के वो फेवरेट इंडियन क्रिकेटर रहेंगे, तो विश हिम हैप्पी बर्थडे। चलो हमारे यूट्यूब चैनल से कुछ तो भी विशेष जाएगा तो अच्छी बात है, तो प्लीज कमेंट में लिख देना हैप्पी बर्थडे धोनी। ओके, तो मैं कहां पे थी? हाँ चलो, आज 7 जुलाई 2023 है, तो अगर जो कंपनी है वो इस दिन से अगले साल विद इन 1 ईयर कंपनी हो जाती है लिक्विडेट, मतलब कंपनी ने अपने आप को क्लोज कर दिया विद इन दिस टाइम। अगर ऐसा होता है तो मेंबर हु शेयर्स हैज बीन फॉरफिटेड लाइबल टू पे द कॉल एज अ पास्ट मेंबर। अभी एक आप बोलो आप इतने बदनसीब थे कि जब आपके शेयर्स इस दिन फॉरफिट हुए है ना, और जैसे ही आपके शेयर्स फॉरफिट हुए, कंपनी विद इन अ ईयर क्या हो गई? लिक्विडेट हो गई। इतनी हालात खराब थी कंपनी की। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो एज अ पास्ट मेंबर आपकी लाइबिलिटी जग जाती है, ठीक है। एज अ पास्ट मेंबर मतलब आप कौन बन जाते हो कि आप पास्ट में कंपनी के मेंबर्स थे, तो कंपनी बोलेगी चलो जो भी हमारे फॉरफिटेड वाले शेयर होल्डर्स थे जिनका हमने शेयर छीन लिया था, अगर उस पर कोई अनपेड अमाउंट है तो उनको अब लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। मतलब उस केस में आप इतने बदनसीब थे कि मतलब पहले ही से आपके पास पैसे नहीं थे, फिर क्या हुआ कि कंपनी ने फॉरफिट भी कर लिया और रीइश्यू भी कर दिया, लेकिन कंपनी हो गई लिक्विडेट। अब कंपनी बोलेगी अब निकालो उन लोगों का लिस्ट जो थी फॉरफिटेड शेयर होल्डर जिनके हमने शेयर छीने थे, उनसे जितना भी पैसा बाकी है वो पे करने को लगाओ, क्योंकि ये कंपनी लॉ ने ही बोला है कि ऐसा अलाउड है, आपसे पैसे निकलवाए जाएंगे अगर कंपनी विद इन अ ईयर लिक्विडेट हो जाती है आपके शेयर्स फॉरफिट करने के बाद विद इन 1 ईयर। तो ऐसा कुछ है, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ लिखे हुए हैं हमारे कंपनी लॉ में, तो वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो एज अ पास्ट मेंबर यू विल बी लाइबल, क्योंकि आप थे इक्विटी शेयर होल्डर जो कि सबसे रिस्की शेयर्स माने जाते हैं। मतलब आपकी लाइबिलिटी देखो ना यार, फॉरफिट भी हो गई शेयर्स है ना, री इशू भी हो गई, तब भी आपकी लाइबिलिटी गई नहीं क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो गई। ऐसा अगर आपकी नसीब में आया तो हो सकता है ऐसा बदनसीबी। ओके, नाउ हमने इस अभी वाले जो लेक्चर है उसमें हमने 2 सेक्शन पढ़े, कॉल्स ऑन शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आई होप आपको ये समझा होगा। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो पढ़ाई देती हूँ सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है। मतलब देखो ऊपर वाले टॉपिक में क्या हो रहा था कि कंपनी ने आपसे आपका ओनरशिप छीन लिया था बिकॉज आप अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर रहे थे इसलिए। अभी सरेंडर ऑफ शेयर्स मतलब क्या, आपको खुद ही पता है कि आप अभी लायक ही नहीं हो पे ऑफ करने के लिए, तो आप खुद ही कंपनी के पास जाते हो और अपने शेयर्स कंपनी को सरेंडर कर देते हो कि अब मैं ये शेयर्स के ऊपर जितना भी कॉल है वो नहीं पे कर पाऊंगा, तो ये लो आपके शेयर्स मैं सरेंडर कर रहा हूं, ठीक है। दिस मीन्स वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर टू द कंपनी फॉर कैंसलेशन। Surrender of share is allowed if there is no option but to forfeit the shares. Only partly paid up shares can be surrender. मतलब कि forfeiture होने से पहले आपने खुद क्या किया, कंपनी को सरेंडर कर दिया, और फिर सरेंडर करने के बाद में कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट ही करेगी शेयर्स को, है ना। मतलब आपसे ओनरशिप छीन लेगी। बस डिफरेंस ये था फॉरफीचर में
कि आप कंपनी के पास नहीं गए थे, कंपनी ने अपने मन से फोरफिट किया सरेंडर ऑफ शेयर्स में, कंपनी के पास आप खुद गए और दे दिया शेयर्स और कंपनी ने उसके बाद फिर फोरफीचर सारा प्रोसीजर किया। सरेंडर ऑफ शेयर्स कैन बी री इशूड इन द सेम वे ऑफ फोरफिट शेयर। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी मस्ट बी प्रोवाइड फॉर द सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो जैसे ही हम जो भी हमने फोरफीचर ऑफ शेयर्स में पढ़ा था कि कंपनी री इशू कर सकती है उस पुराने वाले शेयर्स को, वैसा ही प्रोसीजर आपको सरेंडर ऑफ शेयर्स में भी एप्लीकेबल होगा। मतलब कंपनी के पास जितने भी सरेंडर्ड शेयर्स आए हैं कंपनी उसे री इशू कर देगी। ओके, सरेंडरिंग ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, हेंस कंपनी अवॉइड सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब देखो कंपनी ज्यादा ऑप्शन नहीं देती है। हाँ, किसी की बहुत ज्यादा ही हालात खराब है क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तो उस केस में कंपनी सरेंडर ऑफ शेयर्स अलाउ करती है कि ठीक है यार, इसके हालात अभी खराब है तो हमको सरेंडर ही करना पड़ेगा एंड आगे जाके फोरफिट करना पड़ेगा, आगे जाके री इशू करना पड़ेगा। क्यों नहीं सरेंडर करती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, कंपनी के जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाता है और कंपनी कभी भी अपना जो कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अवॉइड करती है। और ये जो भी सरेंडर ऑफ शेयर्स है वो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। तो एकदम छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम में पूछने के बहुत कम चांसेस है। जो पूछने के चांसेस है वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो जरूर देखना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक भी कर देना। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो टिल देन, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ बातें आपको सजेस्ट करनी हो तो जरूर कमेंट करना। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और जुड़ सकते हो, सो जरूर फॉलो करना। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।